हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों, निबंध लेखन के अंतर्गत हमारा जो तीसरा निबंध था वो था आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। और ये करंट से संबंधित मुद्दा है। और आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान जैसे आतंकी संगठन ने अभी कब्जा जमाया हुआ है और जिसके आगे संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपना झुका हुआ है और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश, रूस, अमेरिका जैसे वहाँ से चले गए हैं। तो वहाँ से जाने के बाद जो आतंकी संगठन हैं उनके जो नापाक इरादे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो दोस्तों, एक ये विश्वव्यापी समस्या बन जाती है क्योंकि अगर इनका निराकरण अभी नहीं किया गया तो ये आगे आकर जो विश्व के अनेक जो उदारवादी देश है उनकी नाक में यहाँ पर दम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल करंट से संबंधित मुद्दा है और डेफिनेटली आपसे ये बिल्कुल पूछा जाना है। आप एग्जाम में देख सकते हो, इस प्रकार का निबंध आपसे जरूर पूछा जाएगा क्योंकि एमपीपीएससी के आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखोगे तो उसमें 1-1.5 साल में जो मुद्दे चर्चा में रहे थे उससे डेफिनेटली निबंध आया है मुख्य परीक्षा में। तो हम यहाँ पर करंट के टॉपिक भी कवर कर रहे हैं, विचारात्मक निबंध भी कवर कर रहे हैं। उसके बाद में जो सिलेक्टेड टॉपिक है जैसे शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इसके हमने आपको बताया था कि इन क्षेत्रों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सिलेबस में दोस्तों जो टॉपिक दिए हैं तो आप उनको इन क्षेत्रों से जोड़कर और उन्हें तैयार कर लीजिए तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अभी जिन्होंने आतंकवाद पर निबंध लिखा है उनके अभी यहाँ पर चेक नहीं किए गए हैं, शाम तक यहाँ पर चेक कर दिए जाएंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैंने किस प्रकार से यहाँ पर निबंध लिखा है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो जिन्होंने नहीं लिखा है। दोस्तों, ये आपको 500 शब्दों में लिखना था, लगभग 5 पेज या 6 या 7 पेज भी आप जा सकते हो। और एक विद्यार्थी का यहाँ पर कमेंट था, वो पूछ रहे थे कि अब तो जो कॉपी दी जाती है तो कॉपी में बिल्कुल पेज सिलेक्टेड यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये 5 पेज में ही लिखना है कि 12 पेज में ही। तो दोस्तों, ये हमारा सिर्फ एक आकलन है, अभी हम यहाँ पर छोटी छोटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो शब्द सीमा दी गई है हम उसे यहाँ पर फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। और एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा की कॉपी में भी आपको कम से कम 5 से 6 पेज तो जरूर मिलेंगे इस प्रकार के निबंध के लिए, अगर 500 शब्दों वो दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक हमारी जो सोच का दायरा है वो बढ़ा के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर कॉपी हम देखने थोड़ी ना जाएंगे। जब वो कॉपी वहाँ पर जब आयोग की साइट पर जब अपलोड होगी तब हम देखेंगे कितने में आपको कंटेंट लिखना है। बाकी अभी तो आपको 500 शब्दों के हिसाब से यहाँ पर तैयारी करनी होगी ना। तो इस प्रकार के आप कृपया सवाल ना पूछे और जो रिलेवेंट हो, यानी कि लगना चाहिए कि एक एमपीपीएससी का स्टूडेंट सवाल कर रहा है, इस प्रकार के थोड़े से आपके जो सवाल है, प्रश्न है, उस प्रकार के होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है और ये हमने निबंध दिया था और डेफिनेटली इस प्रकार का आपसे निबंध पूछा जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर किस प्रकार से कोटेशन की शुरुआत की है कि दुनिया को आतंकवाद पर भी जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीरता दिखानी चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन है। तो देखिए, हम ये अभी वर्तमान में हमारे यहाँ के क्या है, पीएम है, तो हमें इनका जो नाम है वो बिल्कुल सम्मान से लेना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप डायरेक्ट नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं लिख सकते, उनके आगे उनके पद का नाम आपको यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए, जिन भी व्यक्तियों ने कहा है और किसी भी पार्टी के समर्थक हम यहाँ पर नहीं है, ना तो बीजेपी के ना कांग्रेस के, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्योंकि अभी इनका जो कथन है वो अभी वर्तमान में जो विश्वव्यापी समस्या है जो आतंकवाद है, तो इसके लिए जब इन्होंने कहा है और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो इनकी बात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्वोपरि हो जाती है लिखने के लिए। ठीक है, और इस प्रकार के आप लिखोगे तो आप ज़्यादा नंबर यहाँ पर गेन कर पाओगे। तो अब आ जाते हैं हम निबंध में। अब देखिए, यहाँ पर जो शुरुआत की है डायरेक्ट करंट के पॉइंट से ही शुरुआत कर दी है, तो ये भी एक अच्छी टेक्निक होती है। आपने कोटेशन लिखा और डायरेक्ट जो करंट में भी जो मुद्दा चल रहा है बस उसी मुद्दे को आप छेड़ दो, है ना। फिर बाद में आप बता दो कि ये जो आतंकी संगठन है वो क्या होता है, इसकी समस्या क्या है, चुनौतियां क्या है, समाधान क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं, कौन कौन से देश आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो डायरेक्ट देखिए हमने करंट से ही जोड़ दिया। हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान जैसे आतंकी संगठन का कब्जा पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ दिन पहले आए बयान में तालिबान को लेकर अपना रुख बदल दिया है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये बयान आया है। उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर शालीनता भरी तरीके से यहाँ पर आतंकवादी संगठन से यहाँ पर अपनी जो आतंकवादी गतिविधियां इसे कम करने के लिए कहा है। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दूसरा जो पैराग्राफ है, यहाँ एक विश्वव्यापी समस्या नहीं तो और क्या है। अब देखिए, यहाँ पर हमने प्रश्न पूछना स्टार्ट करा है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत एक मजबूत संगठन को ऐसे नापाक इरादे वाले चुनिंदा संगठन की बात का समर्थन क्यों करना पड़ रहा है। अमेरिका ने भी अपने सैनिकों को जब वापस बुलाया, अभी
कुछ ही घंटे यानी 6-7 घंटे पहले की ये खबर है। तो उसी को मैंने यहाँ पर निबंध में समाहित करने की कोशिश की है कि अमेरिका ने भी अपने सैनिकों को जब वापस बुलाया तो अफगानिस्तान में आज़ादी का जश्न तालिबान द्वारा मनाया गया। ठीक है, तो अभी 6 घंटे पहले की ये खबर है, तो उसे भी मैंने यहाँ पर निबंध में समाहित कर दिया है। उसके बाद में यूएनएससी की ओर से जारी बयान के मुताबिक तालिबान से अपील की गई थी कि वो किसी भी देश में आतंकवाद का समर्थन नहीं करे। बता दें कि भारत भी सुरक्षा परिषद की पहली बार अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन इस बयान से तालिबान का नाम हटा लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा यहाँ पर सर्दी जुकाम का थोड़ा टाइम चल रहा है। देखिए नेक्स्ट है हमारा कि पूरे विश्व में आतंकवाद अपनी जड़ें जमा रहा है। तालिबान जैसे कई आतंकवादी संगठन जैसे आईएस। देखिए अब यहाँ पर हम पूरा जो निबंध है वो तालिबान पर नहीं लिखेंगे। अब जितने भी आतंकवादी संगठन है 50 से ज़्यादा पूरे विश्व में आप देखा जाए तो 50 से ज़्यादा आतंकवादी संगठन यहाँ पर है, तो उनकी भी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी भी एक आतंकवादी संगठन को लेकर हम यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। विश्व के जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उन्हें हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। बाकी अभी जो करंट में जो तालिबान अभी मुद्दा बना हुआ है तो उसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दिया है। तो तालिबान जैसे कई आतंकवादी संगठन है जैसे आईएस, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अल कायदा, बोको हराम आज मानव जाति के लिए खतरा बने हुए हैं और बड़े बड़े देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य दर्शक बने हुए हैं, यानी कि वो कुछ कार्रवाई उस पर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमने लिखा है आतंकवाद बुद्धि के दुरुपयोग का परिणाम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभिशाप का एक विभत्स उदाहरण है। यहाँ पूर्व में न सुने गए एक ऐसे दानव की तरह है जिसकी पहुंच विश्व के हर कोने में है और जो किसी देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति या मजबूत संरचना को ध्वस्त करने में सक्षम है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर ये वाला जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है ये है आतंकवाद के रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छाया युद्धों प्रॉक्सी वार का अंतहीन सिलसिला चल रहा है और अगिनत दुर्दशाओं से जूझते पिछड़े और विकासशील देश जिसमें हमारा भारत भी आता है। देश के अतिरिक्त जानलेवा विलासिता से लदे समृद्ध देश भी आतंकवाद की सशक्त और जटिल गिरफ्त में है। विश्व महाशक्ति अमेरिका भी इसका अपवाद नहीं रहा है, यानी कि अमेरिका भी आतंकवाद को प्रश्रय यहाँ पर देता है अप्रत्यक्ष तौर पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं विश्व में आतंकवाद अनेक स्तरों पर सक्रिय है। हम इसे यहाँ पर छोटे से बड़े स्तर से देखते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय राज्य स्तर पर भी आतंकवाद है, राष्ट्रीय स्तर पर है, सीमा पारी है, महाद्वीपीय है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद हो रहा है। इसका श्रेणी निर्धारण इसकी कार्यशैली, प्रभाव क्षमता, कार्य क्षेत्र, संसाधन, नेतृत्व, चरित्र, विचारधारा व लक्ष्य समर्थन दायरा जैसे कारणों पर निर्भर करता है। अब उदाहरणार्थ हमने यहाँ पर लिखा है उदाहरणार्थ इस्लामी आतंकवाद और फांसीवाद। देखिए अब यहाँ पर इस्लामी आतंकवाद आया है तो आपको आपकी जो धारणाएं हैं वो अब यहाँ पर थोड़ी सी बदलनी होगी। इस्लामी आतंकवाद मतलब कि ऐसा नहीं कि पूरा जो इस्लाम है वो पूरा आतंकवादी है। ठीक है, आप देखोगे कि विश्व में इस्लाम की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये सारे आतंकवादी होते तो अभी तक विश्व नहीं बचता। ठीक है, तो ये क्या है, जो आतंकवादी हैं ये इस्लाम का नाम लेकर ये अपना जो सियासी तरीका है ये अपनाना चाहते हैं और लोगों में डर कायम करना चाहते हैं। ये उन्हें जो उनके धर्म को मानते हैं उन्हीं लोगों को नहीं छोड़ते हैं। तो आतंकवाद को आपको किसी भी धर्म से जोड़कर यहाँ पर नहीं देखना है। आतंकवादी लोग अलग ही होते हैं, वो अपनी व्यू रचना अलग ही प्रकार से यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जो अधिकतर जो युवा शक्ति है या फिर जितने भी धर्म हैं वो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, उदारवादी विचारधारा को अपनाते हैं। बाकी जो आतंकवादी संगठन जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को नहीं मानते, वो अपने हिसाब से यहाँ पर कानून चलाना चाहते हैं और लोगों को जैसे कि मारकर इस प्रकार से डरा धमकाकर वो अपना यहाँ पर सियासी रुतबा अपनाना चाहते हैं। तो आपको किसी भी धर्म से यहाँ पर आतंकवाद को नहीं जोड़ना है। फांसीवादी आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद या वृत्त स्तरीय आतंकवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। विश्व में 50 से अधिक आतंकवादी संगठन विभिन्न स्तरों पर सक्रिय हैं, जैसे पाकिस्तान और कश्मीर में हिजाबुल मुजाहिदीन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये मजहब का नाम लेकर क्या करते हैं, लोगों का समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। अब लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया है, अब ये फिर क्या करते हैं, वो लोग बड़ी मात्रा में उनका समर्थन यहाँ पर करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, एक धार्मिक आतंकवाद लोग इसे समझने लग जाते हैं। बाकी आपको समझना होगा कि जो आतंकवाद है दोस्तों ये बिल्कुल मानवता के लिए अभिशाप है और ये ऐसे जो कट्टरपंथी है इन व्यक्तियों के मस्तिष्क की उपज यहाँ पर है, यह आपको यहाँ पर समझना होगा।
अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमने पैराग्राफ लिखा है वो है, आतंकवादी संगठनों की हिंसात्मक कार्यवाही के कारण प्रति वर्ष हजारों निर्दोष व्यक्तियों की जानें जाती है और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल होकर विकलांग बन जाते हैं। सन 1998 में ओसामा बिन लादेन एक खूंखार मजहबी सियासी आतंकवादी के रूप में उभरा था, जिसने केन्या और तंजानिया में हिंसात्मक वारदातें करवाई। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर अभी जैसे मैं जो बात बता रहा था कि उदारवादी मुस्लिम देशों जैसे कि मिस्र, अल्जीरिया, इंडोनेशिया आदि, ठीक है, तो ये क्या है, उदारवादी देश है। यहाँ पर जो ये बहुत ही अच्छे तरीका यहाँ पर अपनाते हैं, जो लोकतंत्र है उसे यहाँ पर मानते हैं। अब जो कट्टरपंथी वो क्या करते हैं, देखो इनमें क्या है, सक्रिय कट्टरपंथी आतंकवादी चाहते हैं कि अनेक देशों में कट्टर मजहबी राज व्यवस्था अस्तित्व में आए। अब ये क्या चाहते हैं कि हर एक देशों में कट्टरपंथी मजहबी राज व्यवस्था का अस्तित्व आए। अफगानिस्तान का तालिबानीकरण इस बात का प्रमाण है। अब वो ये चाहते हैं कि हमारा जो कानून है हम हमारे तरीके से चलाएंगे, ना तो हम किसी WHO के जो निर्देश है उसको मानेंगे, ना संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश को मानेंगे, ना अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों को हम यहाँ पर मानेंगे। हम हमारे अनुसार यहाँ पर कानून चलाएंगे और इससे ही जो वहाँ की जो जनता है वो बिल्कुल त्रस्त है। ठीक है, कोई भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है दोस्तों, कोई भी नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद में बात का प्रमाण है कि मजहबी आतंकवादियों को आधुनिकता, लोकतंत्र, उदारवादी व्यवस्था बिल्कुल ना पसंद है। उन्हें यहाँ पर ना तो लोकतंत्र पसंद है, ना आधुनिकता पसंद है, ना उदारवादी व्यवस्था यहाँ पर पसंद है। जितने भी मुस्लिम कंट्री आप देखोगे वहाँ पर जो उदारवादी व्यवस्था वहाँ पर जो चल रही है, तो वो क्या करते हैं, कट्टरपंथी इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर नहीं चाहते हैं। वो अपने हिसाब से यहाँ पर सियासत को चलाना चाहते हैं, जो कि अब वर्तमान युग में संभव नहीं है। तो इसी कारण यहाँ पर आतंकवादी क्या है, जन्म लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो कम शिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ही आसान यहाँ पर रहता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या है, विश्व का यहाँ पर ज्ञान नहीं होता है कि विश्व में किस प्रकार की क्या चीज़ें चल रही है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए वो तरसते रहते हैं और ऐसे लोगों को क्या करते हैं, माइंड डाइवर्ट करके अपनी जो संगठन है उसमें यहाँ पर शामिल करते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे मजहबी रूप यहाँ पर दे देते हैं या फिर धार्मिक रूप इसे यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो आतंकवाद ने हमारे समाज को इसके प्रत्येक पक्ष, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक को समग्र रूप से प्रभावित किया है। देखिए, सभी पक्ष यहाँ पर प्रभावित होते हैं। आप सामाजिक क्षेत्र यहाँ पर देखोगे, आर्थिक क्षेत्र देखोगे, पैसों की यहाँ पर तंगी आती है। अगर कोई देश इससे लड़ने जाएगा तो उसके भी बम, गोले बारूद, बंदूक यहाँ पर खर्च होगी, सैनिक पर जो खर्च होगा वो यहाँ पर खर्च होगा। तो आर्थिक स्थिति की भी यहाँ पर समस्या यहाँ पर रहती है और राजनीतिक समस्या भी यहाँ पर आती है। कुछ जो राजनीतिक संगठन है वो उनका वहाँ पर साथ देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक भी आती है। बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, पुरानी विरासतें हैं, ये नष्ट कर दी जाती है उनके द्वारा, तो काफ़ी यहाँ पर नुकसान होता है। ठीक है, प्रभावित कर दिया जाता है। इसके कारण समाज में हिंसा, अनैतिकता और विश्वास एवं अंधविश्वास का बोलबाला हो गया है। जन सामान्य का मनोबल क्षीण हो गया है और असामाजिक तत्वों को बल मिला है। अब देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्तमान से लिंक कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य व्यवस्थाओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यहाँ है कि इनसे निपटा कैसे जाए। अब इनसे कैसे निपटा जाए, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और मूल समस्या यहाँ है कि आतंकवादी युद्ध तकनीक नित्य नया रूप ग्रहण कर रही है और जब तक किसी एक तकनीक पर विचार किया जाता है, एक नई युक्ति प्रकट हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, किसी को पता नहीं रहता है कि आतंकवादियों का अगला निशाना कब, कहाँ और कौन होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले से पता नहीं है। अगर पहले से पता होता, जैसे कि आप आपदा का देखते हो, तो आपदा का हम पहले से तैयारी करते हैं, पहले से की गई तैयारी सफलता सुनिश्चित करती है। अब हमें अगर पहले से पता रहेगा कि आतंकवादी अब कहाँ, कब और कहाँ पर ये निशाना बनाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर पहले से फुल तैयारी के साथ खड़े रहेंगे। तो यही हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या यहाँ है कि जो उग्रवादी एवं आतंकवादी स्वयं को मुक्तिदाता के रूप में स्थापित करने में आंशिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे हमने बताया, जो निरक्षर लोग होते हैं, जिनका जो मानसिक स्तर पर जो सुदृढ़ नहीं है, जिनका मस्तिष्क, उन्हें क्या करते हैं, ये उनका माइंड यहाँ पर डाइवर्ट करते हैं।
ठीक है, और उन्हें यहाँ पर कट्टरपंथी बना देते हैं, तो वो भी उन्हीं की भाषा यहाँ पर बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो कश्मीर में पत्थरबाजी करते थे, तो वो कोई अपनी इच्छा से वहाँ पर नहीं करते थे, उन्हें उकसाया जाता था, उन्हें उस बात के वहाँ पर पैसे दिए जाते थे, इसलिए वो वहाँ पर उत्सुकतापूर्वक पैसों की लालच में और भी कई सारी चीज़ों का वहाँ पर उन्हें लालच दिया जाता था, इसलिए वो ऐसा कार्य यहाँ पर करते थे। अब आप देखोगे वहाँ पर 370 वहाँ पर जो अब धारा हटा दी गई है, अब देखो वहाँ पर आपको एक भी गतिविधि इस प्रकार की देखने को वहाँ पर नहीं मिल रही है। स्थापित करने में आंशिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं, इनसे उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, स्थानीय लोगों का अगर आपको समर्थन मिल गया है तो आप क्या करते हो, पूरे देश पे आप राज कर सकते हो। अगर स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप देखोगे राजनीतिक लोग भी अभी इस प्रकार से कर रहे हैं, अभी आरक्षण का यहाँ पर खेल खेल रहे हैं, तो उसी प्रकार से क्या कहते हैं, ये आरक्षण, जबकि आरक्षण का आप देखा जाए तो आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए यहाँ पर लागू किया गया था। तो ये जो राजनीतिक पार्टियों वगैरह हैं, इन्होंने अपनी वोट बैंक बनाने के लिए इसे क्या है 10-10 वर्ष करके यहाँ पर ये बढ़ाते गए। ठीक है, तो हम यहाँ, हमारा चर्चा अभी यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा नहीं है, हम यहाँ पर अभी आतंकवाद पे चर्चा कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, अब समय की मांग है कि राज्य स्वयं को आतंकवाद से दूर रखे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब समय की मांग क्या है, राज्य स्वयं को आतंकवाद से दूर रखे। जितने भी राज्य हैं, जो भी देश या राज्य, राज्य से आप यहाँ पर देश का अर्थ यहाँ पर समझोगे, ठीक है, राज्य का मतलब देश भी होता है, तो देश, जितने भी देश हैं जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, अब यहाँ पर समय आ चुका है कि अब आप जो अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, इसको यहाँ पर देखें और आगे बढ़े और मानव के कल्याण के लिए आप यहाँ पर कार्य करें, ना कि आप आतंकवाद को प्रश्रय देकर कभी भी आप यहाँ पर ना तो खुद सुख रह पाओगे, ना दूसरों को यहाँ पर सुख दे पाओगे। तो सबसे बड़ी बात, आतंकवाद से दूर रखें, उसे प्रायोजित ना करें। राज्य, देखिए आतंकवादी संगठन क्यों इतने ज़्यादा मतलब कि मजबूत होते हैं, ये क्या करते हैं, बड़े बड़े देशों का समर्थन यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। आप देखोगे अमेरिका खुद यहाँ पर इन्हें हथियार यहाँ पर बेचता है, और फिर यहाँ पर मानवता का हनन हो रहा है, इसलिए वहाँ पर उन्हें बचाने भी पहुँच जाता है। तो यहाँ पर दो तरफा यहाँ पर खेल खेला जा रहा है बड़े बड़े देशों के साथ। अब ये क्या कहते हैं, यही इन्हें प्रश्रय देते हैं, तब इनके जो समर्थक है ये बढ़ते हैं, उसके बाद में इनके जो नापाक इरादे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हैं, तब जाके ये कर पाते, तब जाके ये हिंसा कर पाते हैं, नहीं तो जो आतंकवादी संगठन है ये वहीं पे वैसे ही नष्ट हो जाएंगे, अगर ये देश वगैरह इनका यहाँ पर साथ नहीं दे तो। प्रायोजित ना करें, राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद बहुत खतरनाक होता है। रूसी सेनाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए तालिबान, अब देखिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण भी दिया है कि रूसी सेनाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए तालिबान की सहायता पहले अमेरिका रणनीति का हिस्सा थी, यानी कि क्या कर रही थी, वहाँ पर रूसी सैनिक आए थे तालिबान में, तो अमेरिका वहाँ पर रूसी सैनिकों से लड़ने यहाँ पर पहुँच गई थी, किंतु बाद में तालिबान सरकार अलकायदा की प्रशंसक बन गई। अब तालिबान जो सरकार है वो किसकी, अलकायदा की। अब अलकायदा ने क्या करा, अमेरिका में ही वहाँ पर तबाही मचा दी, है ना, अमेरिका में ही भारी तबाही पैदा कर दी। अब अमेरिका अब क्या करने लगा कि अब आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश, देखिए अब क्या हुआ, जैसे कि, तो ये हमने एक उदाहरण पेश किया कि अमेरिका जैसे तालिबान के खिलाफ वहाँ पर रूस लड़ने के लिए पहुंचा, तो अमेरिका उसके खिलाफ लड़ने लग गया, रूस के खिलाफ। बाकी जब पता चला कि अपने ही देश में यहाँ पर खतरा आ गया है, और जो हम जिस संगठन को यहाँ पर प्रश्रय दे रहे हैं वो उस संगठन की प्रशंसा कर रहा है जिसने हमारे देश में तबाही मचाई है, ठीक है, तो हमने ये एक उदाहरण यहाँ पर पेश कर दिया कि अब क्या है, देशों को आतंकवादी संगठन का साथ नहीं देना चाहिए। अब आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार होगा, न्यूज़ मीडिया में और जनमानस तक जब ये बातें जब पहुंचेगी तब जाके पता चलेगा, ठीक है, अभी भी वैसे सबको पता है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहिष्कार होना चाहिए। जो हमारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, सुरक्षा परिषद है, इसमें भी उसका बहिष्कार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में ऐसे देश की सदस्यता समाप्त होना चाहिए। समाप्त अगर नहीं भी करो तो ये आपको यहाँ पर इस प्रकार के गाइडलाइन जरूर जारी करना चाहिए कि अगर कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। उसके बाद में नई रणनीति और व्यूह रचना से सामान्य आतंकवाद से निपटा जा सकता है, और इस प्रकार से आतंकवाद से निपटा जा सकता है। उसके बाद में आतंकवाद को खत्म करने के लिए देशों और राष्ट्रों को अपने भीतर में सोच पैदा करना भी जरूरी है कि किसी अन्य राष्ट्र के विनाश के बल पर विकास अर्जित करना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि अविनाशकारी भी है ना। किसी दूसरे राष्ट्र को खत्म करके आप खुद का विकास कभी नहीं कर पाओगे। खतरनाक है किंतु विनाशकारी भी है। ये सोच उतनी ही आवश्यक है जितनी कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए बनाए गए विभिन्न राष्ट्रों की सामूहिक रणनीति। उसके बाद में हम यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन पर आ जाते हैं।
शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव मानवता की सच्ची पहचान है और शांति, एकता और सद्भाव ही उसका मार्ग है। आतंकवाद और हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बात सभी राष्ट्रों को यहाँ पर समझनी चाहिए। हमने क्या करा है यहाँ पर आतंकवाद के जितने भी आतंकवाद क्या है उसकी परिभाषा से लेकर वर्तमान में जो करंट का मुद्दा चल रहा है उसे भी यहाँ पर जोड़कर, और किस प्रकार से चुनौतियाँ हैं, कौन कौन से देश उसका समर्थन कर रहे हैं, किस प्रकार से आतंकवाद इतना फल फूल रहा है, तो हमने सब कारण बताते हुए लास्ट में हमने सॉल्यूशन बता दिया है। और हमने जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोटेशन से स्टार्ट करा था, वैसे ही हम यहाँ पर अंत करने जा रहे हैं निबंध का, कि आतंकवाद वैश्विक चिंता का विषय है, इसके खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी से आप संबंध ना समझे, यहाँ पर जिन व्यक्तियों ने अच्छे अच्छे विचार दिए हैं उनके विचार हमें यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी एक पार्टी की तरफ झुकाव महसूस यहाँ पर नहीं करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आतंकवाद के लिए हमने यहाँ पर निबंध लिखा है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि ये करंट का मुद्दा है। हमने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा भी बोलने की कोशिश की है ताकि आपका जो मन में कुछ गलत धारणाएं हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो जाए और आप क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर यहाँ पर समझ पाओ। और दोस्तों आतंकवाद के हमने यहाँ पर जो कारण बताए केवल यही कारण नहीं है, और भी ढेर सारे कारण हैं। बाकी हमारी यहाँ पर शब्द सीमा 500 थी, हमने उसे यहाँ पर कवर करने का प्रयास करा है। जितना हमने डायमेंशन को कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर कर दी है। आप इस निबंध को बिल्कुल अच्छे से नोट कर सकते हो। और दोस्तों इस प्रकार से जो निबंध है मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको यहाँ पर ये बताया होगा, और ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ, मुझसे भी अच्छे अच्छे निबंध काफ़ी ने लिखे हैं जो हम शाम को अभी चेक करेंगे, तो उसमें वहाँ पर देखेंगे किन किन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर निबंध लिखे हैं। ठीक है, तो यही एकमात्र फॉर्मेट नहीं है निबंध का, आतंकवाद पर किसी भी अन्य तरीके से भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो कोई भी चीज़ का मॉडल आंसर कभी नहीं होता है, आपका जो लिखा हुआ होता है, आपका जो सोच का दायरा होता है, आप जितने अच्छे से उसे प्रेजेंट कर पाते हो, जितनी आपकी समझ है उस प्रकार से आप लिखते हो, वही दोस्तों मॉडल आंसर रहता है। ठीक है, तो हमने जैसे कि कल आपको टॉपिक बताया था हम किन किन क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं। एक तो करंट से रिलेटेड, दूसरा है हमारा विचारात्मक निबंध। एक विचारात्मक निबंध आपको देखने को जरूर मिलेगा, जैसे कि 1000 शब्दों में आपको 4 निबंध दिए जाएंगे। ठीक है, कितने? 4। तो उसमें से एक निबंध आपका विचारात्मक रहेगा, और तीन जो निबंध रहेंगे वो कहाँ से रहेंगे? वो रहेंगे सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में आपका शिक्षा, साहित्य, हिंदी, ये सब सामाजिक क्षेत्र में आपका आ जाता है, और राजनीतिक क्षेत्र से भी आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक विचारात्मक रहेगा और एक करंट से लिंक करके रहेगा। बाकी तो जो थर्ड वाला जो प्रश्न आएगा वो प्रारूप लेखन से संबंधित रहेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर निबंध को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।